नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस शो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, हर रणनीति पर पैनी नजर रखते हैं और आज बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की। अच्छा देखिए, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि वो कितना दूर की सोचते हैं। बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से आखिरकार ये जरूरी क्यों था और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से साधे हैं दो निशाने। आज बात इसी इनसाइड स्टोरी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज संसद के सेंट्रल हॉल से विदाई दे दी गई। उनके 5 साल के कार्यकाल के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरा मंत्रीगण मौजूद था। अब देश की नजरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वो जमीन से जुड़ी हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है और छवि बिल्कुल बेदाग है। आजादी के बाद पहला मौका है जब कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दांव खेला है वो अहम है। वो जानते हैं कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का असर न केवल आदिवासी समुदाय पर होगा बल्कि उसके साथ साथ महिलाओं पर भी होगा। द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से आती हैं। देश में भील और गोंड के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। आगे चलकर देश के लिए जो मैं कर पाऊंगी, मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरे आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, मैं अकेले हूँ। मेरी बेटी है और सर्विस करती है, कोई बर्डन नहीं। मैं आज उम्मीदवार इसीलिए मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं अग्री किया, क्योंकि मैं तो हूँ, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए मेरे पास है, रुखे सुखे जो भी है, क्योंकि मेरे जिंदगी ही सादा जिंदगी, लोगों को प्राउड फील कराना। जिन संस्कृति से, जिन परंपरा से, जिन लोगों से मैं आई हूँ, उन लोगों को मैं प्राउड फील करना चाहती हूँ। द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा, इससे लगे झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीजेपी अब इन लोगों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। साथ ही देश के दूसरे राज्यों के आदिवासी समुदाय को भी वो लुभाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने का जश्न देश के 100 से ज्यादा आदिवासी बहुल जिलों और 1,30,000 गांवों में मनाएगी। हमारे आदिवासी समाज के बंधु, उनके लिए आरक्षण तो है ही है, लेकिन वो अवश्य चाहते थे हमें कोई ऐसा प्रतीक मिले कि हमें इस बात की अनुभूति हो कि भारत के लोकतंत्र में हमारी सुनवाई भी है और हमारा सम्मान भी है। देश में कई राज्यों की कई सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाकर अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को अपनी ओर खींचने की बड़ी कोशिश की है। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से देश के करीब 9% अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को बड़ा संदेश जाएगा। इस कदम के जरिए बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि वो आदिवासी समाज की
सबसे बड़ी हितैषी है। दूसरा ये कि पीएम मोदी वंचित तबके के लिए काम करते हैं। साथ ही ये भी संदेश जाएगा कि मुख्य धारा से कटे समाज को बीजेपी हिस्सेदारी देती है। ये भी संदेश देने की कोशिश है कि आदिवासी वोटर सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा करें और चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट दें। देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा। देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कितना महत्व है, ये बात सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। लेकिन सही वक्त पर सही फैसला लेने की कला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर हैं, कोई दूसरा उनके आसपास भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 का राष्ट्रपति चुनाव। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद जो दलित वोटर्स थे, उनका भरोसा बीजेपी में बढ़ा। ये बात आंकड़ों से साबित होती है, चाहे 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े हों या फिर इसी साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। अच्छा, अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि आदिवासी वोटर्स भी इसी तरीके से उस पर भरोसा जताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अगले 2 सालों में 18 राज्यों में होने वाले चुनाव पर है। इनमें 4 बड़े राज्य ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं 5 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन सभी राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर मुर्मू फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है, उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है। जब दशकों पहले मैंने गुजरात में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी, तभी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में उनके 10 साल के कार्यकाल के बाद कई जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ सकता है। ऐसे में नए राज्य, नए समुदाय, नए समीकरणों की उन्हें तलाश है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के अलग अलग राज्यों में 495 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। इसी तरह लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात की 27, राजस्थान की 25, महाराष्ट्र की भी 25, मध्य प्रदेश में 47, छत्तीसगढ़ में 29, झारखंड में 28 और ओडिशा की 33 सीटों पर आदिवासी समाज के वोटर्स हार जीत का फैसला करते हैं। पीएम मोदी इनकी अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पूरे देश में। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब चाहे पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी, चुनौती बड़ी यह है कि 27 साल से जो जीत का सिलसिला जारी है बीजेपी के लिए गुजरात में, उसे कैसे लगातार कायम रखा जाए। अब इसके लिए बीजेपी समझती है कि उसको जो अपना वोट बैंक का दायरा है उसे बढ़ाना होगा। अच्छा, गुजरात में 15% आदिवासी वोटर्स जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही कि किसी तरीके से इन आदिवासी वोटर्स में सेंध लगाई जाए। पहले गुजरात में
और अब पूरे देश में आदिवासी समाज की विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने का माध्यम आज भारत सरकार, गुजरात सरकार, ये डबल इंजन की सरकार एक सेवा भाव से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री के लिए गुजरात कितना अहम है, इसका पता 20 अप्रैल को गुजरात के दाहोद में हुई रैली से पता चला। पीएम ने आदिवासी समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने यहां पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। तब किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि देश को जल्द ही आदिवासी राष्ट्रपति मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा सपना था कि मैं इसको फिर से एक बार जिंदा करूंगा, इसको जानदार बनाऊंगा, इसे शानदार बनाऊंगा। और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए से आज मेरे दाहोद में, इन पूरे आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हजारों नौजवानों को रोजगार। गुजरात में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गुजरात में आदिवासी समुदाय कितना बड़ा है। पारंपरिक रूप से गुजरात में आदिवासी समुदाय कांग्रेस को वोट देता रहा है, लेकिन मोदी इस समीकरण को बदलना चाहते हैं। गुजरात का 15% आदिवासी समाज कई उपजातियों में बटा हुआ है। इनमें भील, दुबला, धोड़िया, राठवा, वर्ली, गावित, कुकना, नाइकड़ा, चौधरी, धानका, पटेलिया और कोली हैं। आदिवासी समुदाय गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 27 पर खास प्रभाव रखते हैं। इन 27 आदिवासी बहुल सीटों में से सिर्फ 9 सीट बीजेपी के पास हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज का 50% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला था, जबकि 35% वोट बीजेपी को मिला था। बाकी 15% अन्य को मिला था। अब बीजेपी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से आदिवासी समुदाय के लोगों में पार्टी को लेकर सही मैसेज जाएगा और चुनावों में इसका फायदा मिलेगा। जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। गुजरात ही नहीं, बीजेपी के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आदिवासी समुदाय अहम है। राजस्थान में 25 में से 8, छत्तीसगढ़ में 29 में से सिर्फ 2 और मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व 47 में से सिर्फ 16 सीट बीजेपी के पास हैं। यानी पिछले चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनावों के लिए भी आदिवासी वोटों पर बीजेपी की नजर है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में राज्य की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। वहीं मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में ये 30% है और मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में इसकी आबादी 20% से ज्यादा है। भारत में लोकसभा की कुल सीटों में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारतीय राजनीति में महज संयोग नहीं है। कुछ लोगों को लगता है मुट्ठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया, मुट्ठी भर लोगों ने ही बलिदान दिए और गीत भी कुछ ही लोगों के गाए गए। देश के आजादी के इतिहास को भुला दिया गया। देश के लिए मर मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कतराते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी।
बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। बीजेपी को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से जो देश की महिला वोटर्स हैं, उनमें एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो महिला वोटर्स हैं वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में वोट करती हैं और इसका जिक्र खुद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। तो अब द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद बीजेपी की कोशिश यही कि किसी तरीके से महिला वोटर्स में अपनी पकड़ और मजबूत बनाई जाए। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने देश की महिला वोटरों पर भी एक बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश की है। खासतौर पर गरीब और वंचित समाज से आने वाली महिलाओं पर इसका कार्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। महिला और आदिवासी समुदाय से आने की वजह से पीएम मोदी की सबसे बड़ी विरोधी माने जाने वाले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू के नाम का विरोध नहीं कर पाईं। शिवसेना में भी उनके नाम पर टूट दिखाई दी। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन के साथ ही हेमंत सोरेन को भी मजबूरी में यशवंत सिन्हा को छोड़कर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव में कई पार्टियों में मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। मैं सर्विस तो की थी एक क्लरिकल के रूप में। जो प्रॉब्लम हुआ फिर मैं नौकरी छोड़ दी। जो बच्चे बड़े हो गए फिर मैं सर्विस करने के लिए प्रयास की। आज मैं पार्षद से एनडीए के सहयोग से राष्ट्रपति बनने जा रही हूं, लेकिन कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं। सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि देश की 44% आबादी जो ओबीसी समुदाय है उसे एक सियासी संदेश दिया गया है, और दूसरा ये कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय नाराज चल रहा है उनकी नाराजगी दूर करने की भी एक कोशिश की गई है। तो हो गया ना, एक तीर से दो निशाना। राजस्थान के झुंझुनू जिले से आने वाली जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उत्तर भारत के एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश की है। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जानकारों के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान नाराज चल रहे थे, उनकी इस फैसले के बाद शायद नाराजगी दूर हो जाए। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावशाली जाट समुदाय को भी अपने पक्ष में किया जा सके। राजस्थान में जाट कुल आबादी का करीब 10% हैं। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, जयपुर सहित कई जिलों में जाटों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आजादी से लेकर अब तक राजस्थान में भले ही जाट मुख्यमंत्री न बना हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस समाज का काफी दबदबा है।
विधानसभा चुनाव में औसतन 20% विधायक जाट जाति के होते हैं। यहाँ कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जाट जाति के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भी जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होता है। इसलिए इन लोकसभा क्षेत्रों से हमेशा जाट प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाते हैं, या फिर जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने वाला प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाता है। एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहां हुआ। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी धनखड़ के जरिए सियासी लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेगी। राजस्थान के अलावा बीजेपी की नजर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट वोटों पर भी है। हरियाणा में जाट समाज की आबादी करीब 27% है। यहाँ की 40 विधानसभा सीटों पर भी जाट समाज का सीधे तौर पर प्रभाव है। जहां तक यूपी की बात है तो यहाँ पर जाट समाज कुल आबादी का सिर्फ 2% है। लेकिन किसानों और खेती बाड़ी से जुड़ा ये समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। इसी साल विधानसभा चुनाव में इस समाज को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। धनखड़ को उपराष्ट्रपति के तौर पर पेश कर बीजेपी ने बगावती तेवर दिखाने वाली जाट नेता सत्यपाल मलिक को भी किनारे कर दिया है। मलिक ने करीब 2 साल से मोदी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। फिलहाल वो मेघालय के गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल रणनीतिकार है। उन्हें पता है 2024 लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर उनका वोट कुछ घटता है तो फिर उसे मैनेज करने के लिए या फिर यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें दूसरे समीकरण की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। तो अब सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रणनीति कामयाब कितनी होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मोदी ट्रैकर में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।